कि सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है अभी के आर्टिस्ट में। मुझे बस यही सुनना था। जो कॉमिक्स के मीडियम में बकवास हो सकता है कि ओके ये बलून दैट ओल्ड सुनील पटेल ऐसे निकली है कि उठाया है आर्ट देख के बहुत उम्मीदों से। गौरव श्रीवास्तव वाली जो सीरीज थी होगा कि शायद बहुत ऐसा लगता है कि यही आर्ट होना चाहिए था इस कहानी में। आर्टिस्ट अगर रियलिस्टिक आर्ट बना रहा है तो दैट इज एवरीथिंग फॉर मी। इसमें ना यही इंकिंग थी अभिषेक मानसूनी की। शाही का डेफिनेटली अभी जगदीश की सबसे अच्छा काम। सबसे बेस्ट जो काम लगता था विनोद जी का ही दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा वाला सीन है। एथिकली वो सही नहीं रहा होगा। मेरे को कॉपी से फर्क नहीं था क्योंकि वो कॉपी उस समय इंडियनाइज की गई थी। मजा आया, मजा आना चाहिए था, जैसे भी आया आया। वैसे भी अपने ड्रग डीलर को कोई गाली नहीं देता भाई आप बोलते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादा इन द हाउस। अरे सही तो बाकी कुछ करना ही नहीं है, 1 घंटा अभी चलो। तो दादा आपने बिल्कुल सही जगह पे एंट्री मारी है कि हम कहीं से थोड़ा भटक चुके हैं। एडमिन बिल्कुल फन्ना रहे हैं कि वापस आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक पे हाँ वो वापस लाने की कोशिश कर रहा था, कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। फिर मिलन की तरह बोल रहा था शांत हो जाओ शांत हो जाओ। 1 घंटा 16 मिनट हो गया हमको दादा। 1.25 घंटा हो चुका है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि मिलन भाई को कीड़ा है आज की आर्ट वर्सेस स्टोरी के ऊपर एक पॉडकास्ट किया जाए, और उसमें हम सबसे पूछ रहे हैं किसका आर्ट पसंद था, कैसा आर्ट पसंद था, 90s में कौन सा आर्ट अच्छा लगता था, अभी कौन सा आर्ट अच्छा लगता है। आप सेटिस्फाई कब होते थे? 90s में सेटिस्फाई होते थे। मुझे हाफ पैंट पहन के जो लड़का आया था कॉमिक्स खरीदने, काफी सीरियस भी है। हाँ, तो विवेक भाई बात कर रहे थे अभी, वो किड्स कॉमिक्स पे चले गए थे थोड़ा, तो विवेक भाई आप कंप्लीट करो, फिर दादा से हम लेते हैं 1 घंटे का आराम से। फिर तो रिलैक्स करना हो ही गया। मेरा कंप्लीट हो गया, मैं अब फ्लोर दे रहा हूँ दादा। नहीं वो कंप्लीट करो कि 90s में किसका कौन सा आर्ट आपको सेटिस्फाई करता था, अभी भी कर रहा है, या फिर यू हैव सम अदर एक्सपेक्टेशंस, वो क्वेश्चन था ना। अगर इंडियन आर्टिस्ट के बारे में बोलें तो 90s में राम जी का काम पहले भी अच्छा था, अभी लाइन आर्ट उनका बहुत ज्यादा हो गया है तो वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे 90s वाला ज्यादा पसंद था जब, क्योंकि वो इंक भी खुद ही करते थे, तो लाइन आर्ट में मुझे बस यही सुनना था। इतनी आसानी से नहीं सुनाते हम चीजें। और मतलब ये तो हो गया, लेकिन मैं थोड़ा किड्स कॉमिक वाली बात कर रहा था, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि जो ह्यूमन एनाटॉमी वाले जितने भी नए आर्टिस्ट हैं ना, वो अपने गुरुओं से तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अभी। तो चाहे वो फॉरेन आर्टिस्ट को ले लो या इंडियन आर्टिस्ट को ले लो, अभी के जो करंट आर्टिस्ट है जो सुपर हीरो वगैरह जो जॉनर में है वो बहुत बढ़िया बना रहे हैं, एक से एक है। लेकिन मुझे जहाँ मिसिंग लगता है वो किड्स सेक्शन में लगता है कि कैरिकेचर वो लोग उतना बढ़िया नहीं बना पा रहे जितना पुराने बनाते थे। तो हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन था मिलन की कौन है 90s का आर्टिस्ट? नहीं मैं जवाब पा चुका हूँ, मतलब मुझे जवाब उन्होंने अपना लॉक कर दिया, आगे आप कुछ भी चेंज कर लो। लेकिन ना मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ ना, जैसे हम लोग ना अपने स्वार्थ के हिसाब से आंसर देते हैं, लेकिन विवेक भाई हमेशा लीगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देखते हैं कि उनका बेटा यही अप्रिशिएट कर पाएगा कि नहीं, या इस तरीके से। मेरी सोच ना मेरे पे ही सीमित है, मैं किसी और के बारे में सोचता ही नहीं हूँ भाई। सेल्फिश आदमी हो आप, सेल्फिश आदमी छोड़ हो दो आप। इन दोनों को, ये दोनों अब एक दूसरे की तारीफ करेंगे, हम लोग निकलते हैं। नहीं भाई एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं फ्लोर दे रहा हूँ। मैं अभी अपने फ्रेंड के घर गया था, और मतलब ऐसे ही नाइट आउट था, तो उसके घर ही खाना पीना सोना वगैरह ऐसे ही था। पूरी फैमिली आई थे, सबने मस्ती करी, और सबके बच्चे एक ही ग्रुप के हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं 2 किताब लेकर के गया था, आवाज की तबाही और टिंटिन द रेड रैकम्स ट्रेजर। ओके, ये बलून फिर से रिपीट करो, वो आईफोन का फीचर है।
फिर से देखना है वो मैजिक। तो सबको बलून दिखा था ना कि मेरी आंखें ऐसे हो हाँ, गई, नहीं, बलून मुझे दिखा तो था। दिखा, मैं बोला ये कहाँ से आ गया। मुझे अरे लगा अमित ने iMac कुछ किया है, मुझे लगा नहीं नहीं अमित ने नहीं, कुछ वो किया है। मैक का फीचर है, इन्होंने कुछ वॉइस ट्रिगर्ड रखे हैं। फिर से बोलो जरा, टिंटिन और वो सब तो आ जाएगा वापस। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं 2 किताबें लेकर के गया था। एक थी आवाज की तबाही और दूसरा है टिंटिन द रेड रैकम्स ट्रेजर। नहीं आया यार बिल्कुल। कुछ तो ट्रिगर हो गया होगा। ठीक है। तो सारे बच्चों ने पता है आवाज की तबाही एंजॉय करी। वो 10 पेज जिसमें कि ध्रुव अपनी बाइक उड़ा रहा है, यहाँ से वहां पहाड़ों के थ्रू गुजार रहा है, मतलब वो उनके लिए ऐसा था ना जैसे वो लोग कोई मूवी देख रहे हैं यार। और मैंने रिकॉर्ड करा है एक बच्चे का एक्सप्रेशन, और मैंने उसको कहा भी है उसके फादर को कि अगर मैं इसको फेसबुक पे डालूं तो तुझे कोई एतराज नहीं है ना। बोला कि नहीं, बिंदास डाल। तो मैं उसका एक वीडियो बना करके डालूंगा जस्ट टू शो कि वो बच्चा मेरे बेटे से भी छोटा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना थॉट या मेरे बेटे का अप्रूवल ले रहा हूँ, मैं सारे बच्चों का अप्रूवल ले रहा था उधर कि उनको क्या पसंद आ रहा है, उनका वैलिडेशन ले रहा था कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि टिंटिन में इतने डायलॉग बबल्स हैं यार, बच्चे बोर हो जा रहे थे जब मैं पढ़ रहा था ना, उनको कहानी सुना रहा था कि क्या हो रहा है, तो मेरे को पेजेस स्किप करने पड़ रहे थे। लेकिन जब ध्रुव वाला आया आवाज की तबाही तो एकदम मजा ही आ गया उन लोग को। बट हाँ, ठीक है तो ये विवेक था भाई। मेरा लास्ट पॉइंट कि बोलने वाला था मिलन भाई का, मिलन Sure. भाई का बीपी हाई हो रहा है तो हाँ। हाँ पेशेंस इतना, उनका चेहरा ऐसे फट जाएंगे, वो गुस्सा इतना लेके नहीं बैठे ऐसा हुए नहीं वो। भाई। वो देखेंगे, वो वीडियो बना के पोस्ट करेंगे बाबा, तब देखेंगे तब बच्चों का। अच्छा, तो सवाल पूछते हैं विश्वजीत भाई से कि वो जो क्वेश्चन में सबको सारे मैंने सवाल पूछा ही था वो पूछ लो ना। सबका व्यू मिल गया ना कि 90s में जो आर्ट बनते थे और जो आर्ट आज जो बनते हैं, तो दोनों के मुकाबले लाइक व्हिच वन गिव्स यू मच मोर सेटिस्फैक्शन आफ्टर यू रीड ए बुक दैट इज फ्रॉम ए 90s बुक और फ्रॉम ए बुक फ्रॉम टुडेज। आवाज जैसे दबाई जाती हम है। लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे हमने लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की, दादा भी जाए बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे पॉडकास्ट तो बोलेंगे अपने मैं स्ट्रीट इसकी एडिटिंग मिलन भाई कर रहे हैं ना, बर्बाद कर दो इस पॉडकास्ट। पूरा नहीं, मतलब मैं दादा का समझ सकता हूँ। जैसे मेरा जो एक्शन फिगर वाला रूम है ना, वहाँ लाइटिंग कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही वो डिम लाइट और वो सारा है। यहाँ पे भी कोई खास तो है नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैन्स केव ना जीत भाई। अंधेरा अंधेरा चाहिए मेंस गेम में। भाई मैन्स केव में अंधेरा ही रहता है, केव में। अंधेरा। अरे केव वालों सुन लो, विश्वजीत भाई जवाब तो दीजिए। अरे वो लाइट ढूंढ रहे हैं ना फिलहाल, फिर रोशनी लेके आएंगे। विदाउट क्वेश्चन 90s का ही आर्ट मुझे पसंद है, बिकॉज 90s के आर्ट में हमने सिन्हा सर का उस वक्त का पीक का आर्ट देखा है, प्रताप मलिक सर का आर्ट देखा है, कदम स्टूडियोज का आर्ट देखा है, मनु जी का आर्ट देखा है, हाँ, फिर धीरज वर्मा सर आए, उनका आर्ट देखा है। और इनके अलावा भी उस वक्त कई आर्टिस्ट थे जो मुझे पसंद थे, जैसे कि प्रदीप साठे सर का आर्ट, राम वायरकर सर का आर्ट। तो इन लोगों का जो आर्ट हमने ग्रोइंग अप कॉमिक्स में देखा है, मनोज कॉमिक्स में जो आर्टिस्ट थे उनका आर्ट, मतलब मुझे लगता है बगैर ऑल दोज इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग जो अभी के आर्टिस्ट के पास अवेलेबल है, द डिजिटल मीडियम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, उसके बावजूद भी दे वर एबल टू क्रिएट ए वेरी मच मैजिकल एक्सपीरियंस, जो अभी के आर्टिस्ट मुझे लगता है समहाउ क्रिएट नहीं कर पा रहे। इसका एक रीजन मुझे जो ये लगता है कि उस वक्त क्या था, मेनली वेस्टर्न कॉमिक्स जो भी इंडिया में छपती थी न्यूज़पेपर्स में, या जो कॉमिक्स आती थी थोड़ी बहुत भी बाहर से, उसमें बहुत कायदे से सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग होती थी। एक फ्रेम में एक
इवेंट दिखा रहा है, दूसरे फ्रेम में दूसरा, उस तरह से वो जो फ्लो होता था ना 6 फ्रेम्स का जो प्रॉपर सीक्वेंस था, दैट मतलब दैट स्टाइल उसको बहुत परफेक्ट कर लिया था हमारे समय के इंडियन आर्टिस्ट ने भी, जिस वजह से स्टोरी का फ्लो बहुत स्मूथ फ्लो होता था। अभी के समय में वन थिंग दैट आई एम नोटिसिंग इज कि जो स्क्रिप्ट है और उसके हिसाब से जो आर्ट और नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड है, कहीं पे अभी के आर्टिस्ट सही तालमेल बिठा के स्टोरी को उतना इजीली फ्लो नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कोई बड़ा स्प्लैश पेज यूज कर लिया, 2-4 ज्यादा ही, या यू नो बहुत ज्यादा डिटेल एक फ्रेम में बना दी, दूसरे में कुछ भी डिटेल नहीं डाली। ऐसी चीजें मैंने नोटिस की हैं, स्पेशली जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है। मैंने बहुत सारे नए पब्लिकेशंस की बुक्स पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि सीक्वेंशियल स्टोरी टेलिंग ठीक से नहीं हो पा रही है अभी के आर्टिस्ट। उनका क्वालिटी ऑफ स्केच शायद बहुत अच्छा हो गया है, कलरिंग बहुत अच्छी हो गई है, कंप्यूटर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्लो ऑफ स्टोरी को उतना अच्छा सीक्वेंस नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं अभी की कॉमिक्स जो इंडिया में जो भी बन रही है ना, वो पढ़ता हूं ना, तो मैं कहानी फॉलो नहीं कर पाता हूं। मैं भूलने लगता हूं मैं कि क्या सीक्वेंस चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज इसमें एक सिनेमैटिक बात तो होनी चाहिए, अदरवाइज हाउ कैन इट बी कॉमिक्स। तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है अभी के नए कॉमिक्स में, उसके लिए मुझे बहुत हिंड्रेंस फील होता है। बट दादा सॉरी टू इंटरप्ट, राइट, एडमिन का क्वेश्चन है जस्ट इंडियन कॉमिक्स पे नहीं है, उनका ऐसा है कि आपका तो ज्यादा बड़ा मैं वो पर्सपेक्टिव जानना चाहता था, इसीलिए मैंने देसी कॉमिक्स के बारे में ही पहले पूछा, क्योंकि इंटरनेशनल पे जाएंगे ना तो मतलब बहुत बड़ा आंसर आने वाला है, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ मटेरियल्स टू रेफर टू। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल में तो ये प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा है हो रहा है फ्रैंकली। जो भी अभी के नए कॉमिक्स मैंने रिसेंट ईयर्स में जो भी पढ़े हैं ना, नाइस हाउस ऑन द लेक, समथिंग इज किलिंग द चिल्ड्रन, जो बड़े बड़े नाम है जो अभी फेमस हुए हैं इन हाल में ही लास्ट 3-4 सालों में, इनमें ये एकदम न्यू स्टोरी है, इनकी कहानी भी एकदम नए स्टाइल की है, राइट। अभी मोस्ट रिसेंट अभी तुम नया स्पाइडरमैन का जो इशू है, मैंने डिजिटली ही पढ़ा है अभी तक, आई हैवंट गॉट ए कॉपी बिकॉज मैं कंफ्यूज ही था, लेकिन जो नया मार्को चेचर्टो जो आर्टिस्ट है, उसमें पहला आर्क जो उन्होंने ड्रॉ किया, तुम देखो उसमें एकदम मॉडर्न स्टाइल की स्टोरी टेलिंग है एंड एवरीथिंग एंड ऑल, बट लेकिन कितना स्मूथ फ्लो होता है आर्ट, डायलॉग बबल्स वगैरह वो सब उन लोगों ने कम रखे हैं, उतने ज्यादा नहीं है मटेरियल, लेकिन फिर भी कोई हिंड्रेंस नहीं है। इट्स मतलब जो एक्स्ट्रा फैट है, जो ज्यादा डिटेल राइटर कहना चाहता है, यू नो, जो कॉमिक्स के मीडियम में बकवास हो सकता है कि यू डोंट नीड टू नो इट, द पिक्चर कैन टेल इट, राइट, वो चीज समहाउ दीज बिग पेयरिंग्स जो बड़े राइटर आर्टिस्ट के कॉम्बिनेशन है, उनमें मुझे वो प्रॉब्लम यहाँ के कॉमिक्स में तो नहीं दिख रही है। हाँ, जो यहाँ के भी बेकार टाइटल्स होंगे शायद उनमें वो हो सकता है, पर वी आर नॉट रीडिंग ऑल द टाइटल्स हियर, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं चल रही है मेजरली, और इंडिया में शायद ये प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि उतना रेगुलर कॉमिक्स बना भी नहीं रहे हो, है ना। जितनी प्रैक्टिस इस मीडियम में करेंगे शायद उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी वो बात, राइट। तो समहाउ जो पुराने लोग थे उन लोगों ने पहले मीडियम को सीखा था अच्छे से, हाँ, क्योंकि सिन्हा सर का इवन जो चॉकलेट या पुराने चित्र भारती में आप देखोगे कपिल वगैरह का, उसमें भी सीक्वेंशियल फ्लो स्टोरी कितना स्मूथ है। शुरू के जो मनोज चित्र कथा वगैरह थे, उनमें कहीं कहीं पे मुझे लगता है वो प्रॉब्लम थी, बिकॉज उसमें कई आर्टिस्ट लोग काम करते थे, और वो
जो राजा रानी वाली स्टोरीज एंड ऑल है, उसमें थोड़ा भी अगर आर्टिस्ट के पास लैक ऑफ इमेजिनेशन है तो वो बना नहीं पाएगा वो चीज, राइट? क्योंकि शायद लेखक ने लिख दिया कि राजकुमार ने ये सीन देखा और वहां से ऐसे आ रहे थे दानव, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आर्टिस्ट में बहुत इमेजिनेशन चाहिए। तो वो अगर वैसे बना नहीं सकते तो अगला फिल्म देख के मुझमें वो फीलिंग नहीं आएगी जो राइटर कह रहा है कि उसको देख के दंग रह गया, ऐसा कुछ दिखा है उसने और हमको देख के लग रहा है मैं ये क्या फ्रेम है। ये चीज मनोज कॉमिक्स के शुरुआती इश्यूज में थी, लेकिन राज कॉमिक्स जब आया और उन्होंने जो बड़े टाइटल्स लॉन्च किए उनमें वो इफेक्ट था। प्रताप सर की सारी कॉमिक्स में मुझे वो इफेक्ट फील होता था कि नागराज दंग रह गया तो दे विल ड्रॉ ए फेस वेयर ही इज शॉक्ड और समथिंग लाइक दैट, ताकि कोरिलेट तो करोगे आप उस लाइन के साथ तो आपको लगेगा कि कहानी आगे बढ़ी है एक फ्रेम, है ना, कि नागराज डर गया या चौंक गया तो फेस होना चाहिए उसका वैसा ड्रॉन एंड वो इमोशन इवोक होना चाहिए। इवन दादा उसमें थोड़ा इंटरप्ट करो, बट हमने डिस्कस किया कि कई बार आप आर्ट भी देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, यू डोंट हैव टू रीड द पैनल्स, तो वो वैसा फ्लो होता था। राइट। और वो आज मैं ये पढ़ रहा था, देखो इतने पहले की कॉमिक्स है, इसमें वो चीज है, ये बैटमैन एडवेंचर्स, इसमें एक इसको पता नहीं मैं उठा पाऊंगा कि नहीं, पर इसमें एक सीन है जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं है और फिर भी कहानी फ्लो होती है। या दिस इज हियर, लकीली निकल गया इजीली, पता नहीं मैं टू हेवी टू शो, आई ट्राई माय बेस्ट। ये दिख रहा है क्या? शायद नहीं दिख रहा है। दिखा राइट में, वो थोड़ा पेज पीछे ले लो। हाँ ये देखो, इसमें कोई डायलॉग नहीं है, नो डायलॉग बबल्स, जस्ट एक्शन। तो लेकिन समझ में आता है कि एक चेस सीक्वेंस चल रहा है ना। हाँ। तो इस तरह की चीज पहले थी 90s वाले कॉमिक्स में, लेकिन अभी जो नए टाइटल्स आए हैं उनमें मुझे ये चीज मिसिंग लगती है। तो पता नहीं, मे बी द क्राफ्ट इज हार्ड टू लर्न फॉर न्यू आर्टिस्ट। लेकिन मुझे हेमंत के आर्ट में, इफ आई कैन कोट नेम्स, हेमंत के आर्ट में मुझे थोड़ा सीक्वेंशियल फ्लो अच्छा लगता है, जितना भी मैंने पढ़ा है उसकी बुक। आई थिंक नितिन और हेमंत के कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो पुराना फीलिंग ऑफ स्मूथ फ्लो दिखता है उनके स्टोरी टेलिंग में। लेकिन मुझे डोगा की नई कॉमिक्स में वो फीलिंग नहीं आती है, जो वो सीक्वेंस थोड़ा मतलब ऑफ सिंक लगा वो। इवन मुझे गौरव श्रीवास्तव वाली जो सीरीज थी डोगा की, शायद शुद्धपंथी, हाँ, उसमें भी मुझे वो प्रॉब्लम हुई, उसमें भी वो फ्लो मुझे अच्छा नहीं लगा उतना। हालांकि इंडिविजुअल फ्रेम्स बहुत सुंदर है, कई जगह अच्छे बनाए हैं, तो या यही है और क्या। मेरा भी ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट है कि भाई दादा से एक और सवाल पूछना था, फिर आप कंक्लूड कर दो कि जैसे हम सब ने बोला कि व्हाट डू यू प्रीफर, आर्ट और स्टोरी, और कितना परसेंट आर्ट कितना परसेंट स्टोरी, और काफी हमारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो आपका उसमें क्या है कि व्हाट डू यू प्रीफर मोर, आर्ट और स्टोरी, किस तरफ झुकाव ज्यादा है? आई आल्सो प्रेफर स्टोरी। मैं कितने भी खराब आर्ट में कॉमिक्स पढ़ लूंगा अगर कहानी अच्छी है तो। अगर आर्ट अच्छा है और कॉमिक्स अच्छे नहीं है तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, जो मुझे बहुत बार हुई भी है। यहाँ की भी बहुत ऐसी कॉमिक्स हैं जो ऐसे निकली है कि उठाया है आर्ट देख के बहुत उम्मीदों से, जैसे नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे, द कवर आर्टिस्ट जिसके सारे बैटमैन के कवर हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, में ओके, कोई भी इंटरनल आर्ट वाली स्टोरी मुझे अब तक उतनी पसंद नहीं आई है। पता नहीं कहानी वीक है तो वो मजा नहीं आता। फ्रेम देख के बहुत अच्छा लगता है, जब तक पढ़ो नहीं तो पेज पलटाते रहो, लेकिन
स्टोरी अच्छी नहीं है तो मजा नहीं आता है, जबकि आपने उसका इंटरनल आर्ट वर्क कॉमिक्स डैम्ड, बैटमैन नोएल या फिर जोकर बूम एक- स्टूडियोज के जो अभी जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, हाँ जोकर भी, ये सब आप कॉमिक्स उसका पढ़ लिए हो? पढ़ा हूँ, ठीक ठाक ही लगा है, कहानी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है हाँ किसी बहुत में ज्यादा, हाँ भी। ठीक ठाक कहानी है, मैंने भी वही नोटिस किया है। लेकिन वो बात नहीं है जो जेम्स टीनियन की कुछ कहानियों में है, वो चीज नहीं है। या फिर जेफ लेमेयर की जो कहानियां हैं, वो बहुत ही सादे आर्ट वाली कई कॉमिक्स हैं उनकी, लेकिन बहुत ही- कहानी इतनी जबरदस्त है कि बार बार पढ़ने का मन करता है। ये आपने Right? बिल्कुल वो जेफ लमायर का नाम ले लिया तो मुझे काफी कुछ याद आ गया जो हम पहले डिस्कस नहीं किया, कि मैं जैसे स्वीट टूथ भी पढ़ रहे थे दुग्गल साहब, उसका आर्ट भी अलग है बट स्टोरी की वजह से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और हाँ। जेफ लमायर का ये ब्लैक हैमर हो गया, और कौन सी पढ़ी थी मैंने उसकी, गिडियन फॉल हो गया फॉर दैट मैटर, उसके बहुत आर्ट वो अच्छी है। तो वही बात है, अभी उनके साथ जो भी आर्टिस्ट है उनका आर्ट शुरू में ही उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यही आर्ट होना चाहिए था इस कहानी के लिए। यस यस, वो दुनिया वैसी लगती है अपने को, उसमें खो जाते हाँ। तो ये सारी कॉमिक्स मैंने ना मतलब रिव्यूज पढ़ के खरीदे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं स्टोर में जाऊंगा और मैं जानता नहीं हूं कि ये अच्छी बुक है, तो मैं शायद उठा के पन्ने पलटा के वो बुक रख के चले आऊं। डेफिनेटली। तो मुझे फिर लोग किसी ने बताया होगा कि ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी बुक है, या रिव्यू पढ़ी है, कहीं मैंने किसी के जो अच्छे रिव्यूअर्स है उनका पोस्ट देख के वो बुक उठाई है, तब जाके मुझे पता चला है। तो मुझे लगता है ये चीज है, आर्ट बहुत अच्छा होने से कई बार फीकी कहानी भी ठीक ठाक लगने लगती है, राइट? लेकिन ऐसा इट कांट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। शुरू में शायद आप आर्ट से इंप्रेस हो जाओगे, बट कहानी अच्छी नहीं है तो उस कॉमिक्स को भूल ही जाओगे, बाद में याद रख पाना मुश्किल है। इसीलिए हमारे जो मतलब पुराने जो कॉमिक्स हमें याद है 90s के हिंदी वाले, वो शायद इसलिए याद है क्योंकि उनकी कहानियों को बहुत अच्छे से लिखा था उस वक्त। जो एटलीस्ट राज कॉमिक्स के लीडिंग कैरेक्टर्स की इनिशियल कहानियां सब बहुत स्ट्रॉन्ग प्लॉट है, मतलब डोगा की पहली 25, नागराज के पहले के 25-30, ध्रुव के पहले स्टार्टिंग वाले, है ना, ये परमाणु के शुरू वाले कॉमिक्स मिक्स है, वो ज्यादा उतने प्लॉट उनके ढीले हैं थोड़े, बीच बीच में कुछ अच्छे हैं, कुछ लेकिन फिर वो के टाइप के है ना। भोकाल के लेकिन प्लॉट्स कुछ बहुत अच्छे होते थे उस वक्त, तो अच्छे लगते थे क्योंकि हम लोग दूरदर्शन में से सीरियल आते थे ना, मायावी वाले एंड ऑल दोस्त, तो उनके साथ वो कॉम्बिनेशन में उस वक्त अच्छा लगता था। आजकल उतना अच्छा नहीं लगता है, अगेन वही बात हो गई कि मतलब इट कुडंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, दोस थिंग्स। इवन इनकेस वो बाकीलाल का भी सेम है, अगर उसकी स्टोरी और डायलॉग अच्छे नहीं होते तो बाकीलाल नहीं चल पाता। हाँ, तो बाकीलाल एक्चुअली वो बेदी जी का अपना स्टाइल में था वो कार्टून्स ड्रॉ करने का, समहाउ वो स्क्रिप्ट और वो स्टाइल वो क्लिक कर गया, पर मुझे हवलदार बहादुर भी इक्वली ज्यादा मजा आता था उस वक्त। करेक्ट, आई थिंक बोथ वर समहाउ ओके। तो या दैट्स ऑल। और क्या बोलना है? ओवर टू यू मिलन भाई, अब आप तो कंक्लूड कर सकते हैं। आपका बताओ पहले 90s वाला कौन सा? हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जब शुरुआत हुई थी कॉमिक्स की, मतलब आज हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि 1800 में कब शुरू हुई थी कॉमिक्स, राइट? तो हम लोगों के लिए, हम जब मतलब कॉमिक्स हमारे हाथ में आई, राइट, वो बहुत एक बड़ी जर्नी तय हो चुकी थी ऑलरेडी। we had मतलब we got the best product। अब 90s की अब बात करो, मतलब कंपेयर टू इवन टुडे, तो 90s में ही हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिले थे। यहाँ मतलब हम शुरुआती जो मैंने कहा कि चाचा चौधरी से हुआ, या फिर नागराज के कॉमिक्स, राज कॉमिक्स मैंने देखा तब, तो उसी टाइम पे जो गौथम की कॉमिक्स भी लॉन्च हुई थी। मतलब अब पता नहीं प्रिंट हो रही थी कि बाहर से आ रहे थे, तो डीसी मार्वल साइज की ही किताब, जो आज हम सिंगल इश्यूज जो बोलते हैं, सुपरमैन की कुछ कुछ कॉमिक्स आई थी उस टाइम पे, और वो 1988 की थी, मैन ऑफ स्टील।
ये जो चार दिख रहे हैं ना यहाँ वॉल्यूम, तो ये तब की बात है। तो अलोंग विथ राज कॉमिक्स, चाचा चौधरी, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स में इसका भी मतलब मैं पढ़ चुका था कॉमिक्स उस टाइम पे, और ये मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 98 99 की बात होगी। तो बट दैट टाइम मतलब ऐसा था, जो विश्वजीत ने भी बहुत पहले भी ये कहा था कि राइट दैट टाइम लाइक एवरी आर्टिस्ट वाज स्टक विथ डिटेल्स और रियलिस्टिक आर्ट। आप वो फैंटम के कॉमिक्स में भी देखो, चाहे वो आप डीसी मार्वल के कॉमिक्स में भी देखो कि मतलब एक तरह से आप देखोगे कि आउट ऑफ 5 आर्टिस्ट 3 आर्टिस्ट के आर्टवर्क आपको सेम ही लगेगी। आपको लगेगा ये तो सेम बैटमैन है। नील एडम्स का आप बैटमैन देखो, आप उसी के कॉन्टेम्पररी के टाइम पे भी बैटमैन देखो, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि पर्टिकुलर आर्टिस्ट क्या है। जैसे आज हम बता दे पा रहे हैं राइट, उस टाइम पे बता नहीं पा रहे थे। तो वो रियलिस्टिक आर्ट देख के ही लाइक आई बिकेम ए फैन ऑफ आर्ट राइट, कि आर्टिस्ट अगर रियलिस्टिक आर्ट बना रहा है तो दैट इज एवरीथिंग फॉर मी। ये तो पर्सपेक्टिव बाद में चेंज हुआ ना कि लॉन्ग रन पे आप एक ही टाइप ऑफ। हाँ गूगल भाई, आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि प्राण सर आपके फेवरेट है, राइट? हाँ। उनकी आर्ट रियलिस्टिक नहीं थी, राइट? नहीं बट फिर वो एक्सपोजर मिला ना, वो फेवरेट आर्ट है, वो आज भी है, आज भी है। मैं बोल रहा था कि 90s के जो आर्ट कंपैरिजन पे जो आज के डेट के जो कॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ, मुझे तभी के ही आर्ट आज भी पसंद है, चाहे वो प्राण साहब के हो, चाहे वो मनु जी के हो, चाहे वो अनुपम जी के हो। उसी 90s की ही आर्ट मैं आज भी पसंद करता हूँ। जैसे दादा ने पूछा था कि मिलन तुम आज अभी के टाइम के कौन सी सीरीज तुम पढ़ रहे हो, मैं एक भी नहीं पढ़ रहा। वो भला हो फिर दादा का कि उन्होंने कहा कि बैटमैन का जो ये कवर आर्ट ली भरमीजो ही बना रहा है, तुम्हारा एक फेवरेट आर्टिस्ट है, तो उस कवर आर्ट के हिसाब से मैंने उसको खरीद लिया था वो सीरीज। और अभी रिसेंटली वो जो कोनन टाइटन कॉमिक्स का मैंने वो खरीदा है। लेकिन अभी आज के डेट पे जो कॉमिक्स रिलीज हो रही है मेरे पास एक भी नहीं है इन दोनों को छोड़ के। तो और अगर खरीद भी रहा हूँ बीएमबी से जो हम खरीद भी रहे हैं राइट, तो वो कॉमिक्स भी सब उसी एरा को बिलोंग करती हैं। अरे आपका भी ना आर्ट का पैलेट चेंज होने वाला है। एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट आया है ना कि समथिंग दैट हैपेंड रिसेंटली, योर होल पर्सपेक्टिव आर्ट इज गोइंग टू चेंज। नहीं लाइफ बिफोर मतलब एक पिवट आने वाला है अभी। तो प्रोफेसर थामा भी तो पढ़ रहे हैं आपने एक नई मॉडर्न सीरीज। सभी कुछ जितना भी मेरे पास है धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा, जो नहीं पढ़ा हूँ मोस्टली मैं पढ़ चुका हूँ। और मेरा यही है पॉइंट कि आज भी मैं 90s में ही स्टक होके रह गया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्ट। और ये नहीं कि आज की कॉमिक्स अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है, पर कहीं कभार ऐसा लगता है ना कि जो आप खो चुके हो 90s में वो आपको कभी मिलने नहीं वाला। चाहे आप कितने भी ढूंढ लो, चाहे कितने भी रिप्रिंट्स खरीद लो, कितना भी आप ढूंढ लो, वो टाइम तो आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली टाइम तो नहीं मिलेगा उसका, पर उसके जो कॉमिक्स जो आज मिल रहे हैं वो मैं बटोर ले रहा हूँ, सो दैट आई डोंट मिस दोज बुक्स जो मैंने तब मिस कर दी थी। तो मेरे लिए 90s का आर्ट ही बेस्ट है। आज का कोई भी आर्ट ऐसा नहीं है जो कि जस्टिस कर पाए स्टोरी को। जस्टिस कर भी दे तो शायद अगर कंपेयर मैं कर लूं 90s के आर्ट के साथ, स्टोरीज के साथ, तो वो बेहतर रहती है। तो ये मुद्दा खत्म हुआ। फिर इस पे चलते हैं कि आज जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कॉमिक्स सिर्फ राइटर और आर्टिस्ट से नहीं बनते हैं, वी हैव अदर पीपल वर्किंग फॉर द कॉमिक्स, चाहे वो इंकिंग हो, लेटरिंग हो, एडिटिंग हो। तो उस बेसिस पे मतलब आप एक एक नाम बोलोगे, एडिटर हो, इंकर हो और लेटरिंग हो, और वो क्यों बेहतर लगा था आपको? मेरे लिए तो बहुत डीप सवाल है मिलन भाई ये। 90s आप एडिटर की बात पूछ रहे हो राइट? हाँ तो मेरे ख्याल से तो मनीष कभी किसी का एक सेकेंड अमित, क्योंकि कभी किसी की नजर नहीं गई होगी वहां पे, अगर गई भी होगी तो वी वुड हैव ओवरलुक्ड इट। अरे दुग्गल भाई साहब से शुरू करो, उन्होंने तो उंगली मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं। मनीष चंद्रगुप्त इज द बेस्ट एडिटर। आई एग्री विद कॉमिक्स दोस्त, और मुझे और किसी एडिटर का नाम आज तक मुझे मालूम नहीं है। हाँ ठीक है। और एक वो एक छोड़ो रहने दो।
और लेटरिंग सबसे अच्छी करते हैं रवि भाई। रविराज आहूजा भाई, और उनके बाद आते हैं मंदार गेंगले भाई। और इंकिंग में अपने वो हो गए जगदीश डेजलिंग वाले सर। विनोद जी, अच्छा सॉरी फैन ऑफ, ओके, विनोद सर एंड देन जगदीश भाई। बस हो गए सारे और मैंने साथ में ही दे दिया आंसर। सारे पूरा डिपार्टमेंट मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते ही रहे, मतलब किसी एक से नहीं सुना मैंने तीनों नाम। राहुल केतु लग गए आपके पीछे। एक डिपार्टमेंट और बच गया, प्रिंटिंग में मनीष चंद्र गुप्ता, जो मेटेलिक, प्रिंटिंग कहते हैं। हाँ सिल्की मेटेलिक। हाँ, एक कॉमिक्स दिखाओ उनकी जो आपके पास है। मनीष चंद्र गुप्ता की, रुकिए ला रहा हूँ, रुको। और अभी अमर प्रेम आएंगे, वो 2.5 किलो का आपके ऊपर फेंक देंगे। जीत भाई आप बता दो, आपके संपादक और शब्दांकन कलाकार और तीसरा इंकिंग को क्या बोलते हैं, स्याहीकार, बता दीजिए। यार मेरे को क्या ही समझते हैं ये सब। मैंने कोई झगड़ालूस कॉमिक्स देखी थी एंथनी की, जिसमें ना यही इंकिंग थी अभिषेक मालसुनी की, राइट। मतलब मैं अभी ये ग्रुप में आने के बाद ये सब चीजें नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को तो संजय गुप्ता पेश करते हैं ग्रीन पेज, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरे लिए एक बेस्ट थिंकर, अच्छा दुग्गल साहब कौन सा दिखाया आपने, राज कथाएं, डोगा के जो विशेष हैं, मिली नहीं है, राजकथा है, मिली नहीं अभी तुरंत मौके पे। तो मैं तो कहूंगा फेवरेट इंकर मेरे, अगर पुराने टाइम में देखोगे तो अनुपम सर ही होंगे, जो शुरुआत की कॉमिक्स में उन्होंने खुद ही इंकिंग करी हुई है, ठीक है। उससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में आता भी नहीं है, और वो मेरी फेवरेट ही है वो साइड की किताब है, राइट। एडिटर तो यार एक ही नाम है, ठीक है। अब क्या ही मतलब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, राइट। तो सर का नाम है मनीष सर का, तो वही है, राइट। और क्या है भाई, लेटरिंग क्या ही समझ रही, मतलब उस टाइम पे आई डोंट नो कि इट वाज ए सेपरेट जॉनर और नॉट, राइट। अगर आप देखो जो सेकंड किताब है नागराज की, वो उसमें क्या लेटरिंग हुई है, वो जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, वो उस तरीके से किसी और किताब में भी दिखता है तो समझ में आता है कि ये सेम ही इंसान ने मतलब लिखा हुआ है, राइट। तो मतलब आई डोंट थिंक लेटरिंग इज समथिंग आई कैन इवन डिस्टिंग्विश। या अनुपम सर की किताब ले लूं या फिर मैं नागराज की कोई किताब ले लूं, मतलब मेरे को कैलीग्राफी बोलते थे ना उस टाइम पे, क्योंकि हाथ से लिखना। कैलीग्राफी और लेटरिंग में मतलब डिफरेंस क्या है? कैलीग्राफी तो मतलब वो लिखने की कला को बबल के अंदर लिख रहे हो, राइट। बट बहुत तेरे लेटरिंग जॉनर एज सच एट दैट टाइम कि बबल जहां आर्टिस्ट ने कर दिया वहां आप कर रहे हो। दादा आप बताओ। मुझे एक चीज याद आई इस बात से, आप लोग ये कैलीग्राफी की बात कर रहे हो, क्लास 5 की बात होगी। तो मैं और मेरे फ्रेंड जैसे कॉमिक्स, मतलब उसके पास एक ज्यादा कॉमिक्स तो थी नहीं हम लोग के पास उस वक्त, गिन के 20-25 कॉमिक्स होगी ज्यादा से ज्यादा। तो उसने मुझे कॉमिक्स दी थी नागराज की कब्र। तो मैंने पढ़ी वो कॉमिक्स और फिर मैंने उसे वापस की, और उसने मुझे बोला ये कॉमिक्स लिखी अच्छी हुई नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे, लिखी मतलब कहानी तो अच्छी है। नागराज जैसे जाता है, ये पूरा प्लॉट जो उसका था वो राजा के और ये सब मैं भूल गया, वो बुलडॉग वाली कहानी नागराज की कब्र थी या कौन सी थी, नागराज का बदला था कोई, बदला था हाँ। इंसाफ और वो सब में जाता है, उन्हीं में से एक बुक थी। तो उसने फिर भी बोला हाँ वो तो अच्छी है, कहानी अच्छी है, लेकिन ये कॉमिक्स लिखी हुई अच्छी नहीं है। उसने मुझे बोला, समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं। तो बात मेरे दिमाग में रहेगी। एक्चुअली मैं अभी सोचता हूँ, अगर मुझे बिकॉज इट वाज वियर्ड, मतलब समथिंग फ्रॉम उससे, तो बात अभी भी मेरे दिमाग में है। व्हाट ही मस्ट हैव मेंट, कैलीग्राफी और शब्द कैलीग्राफी अच्छी नहीं है इसके अंदर लिखा हुआ। बट दादा कैलीग्राफी इज राइटिंग, राइट। वो उसमें उनका मेंशन डायलॉग से भी हो सकता है ना, लैंग्वेज ऑफ द डायलॉग्स एंड वो सब भी। नहीं किताब कैलीग्राफी पे ही कोई ऐसा कमेंट करेगा, वो वर्ड बबल्स या जो भी है वो उससे शायद ठीक नहीं लगा होगा। somehow मुझे लगता है यही होगा उसका मतलब। तो डेफिनेटली छोटे बच्चों को आप दोगे विच इज नॉट इजी ऑन द आईज,
तो उनको कैसे इम्प्रेस करोगे? तो आजकल ये एक बहुत बड़ा हो गया है ना कि प्रेजेंटेशन आप डिजिटली कुछ भी गेम खेल सकते हो उसके ऊपर एंड यू कैन मेक इट लुक सो नाइस। तो वो उस तरह के टूल्स एंड एवरीथिंग आजकल जो है वो तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है अभी के क्रिएटिव्स के लिए, मुझे लगता है। दे आर मच बेटर प्रिविलेज टू क्रिएट समथिंग गुड। उन्हें कहानी और स्टोरी अगर ठीक से क्रैक कर ली उन्होंने तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स टेक्नोलॉजी कैन टेक केयर एंड मेक ए ब्यूटीफुल बुक। बट पहले मेरे ख्याल से और चैलेंजिंग होता होगा, ये चीज मैनुअल होता होगा। आपका बता दूं ना फिर इसी बात पे। क्या था वो ओरिजिनल क्वेश्चन? कौन अच्छा है? संपादक, स्याहीकार और कैलीग्राफी या शब्दांकन किसका पसंद था? स्याहीकार डेफिनेटली अभी जगदीश ही सबसे अच्छा काम उसी का है। ऑल्दो कई जगहों पे मिलन ने मुझे पॉइंट आउट किया है, जब तब मुझे समझा कि हाँ इसमें नागराज के एक्सप्रेशंस बदल गए एंड ऑल दोस थिंग्स जो विवेक बाबा हमारे ग्रेट आर्ट क्रिटिक उन्होंने पॉइंट आउट किया। देखो इसमें पेंसिल्स में ये डिटेल्स है, ये इसमें एज आई सेड मैं क्योंकि कहानी पढ़ता था और मुझे डिसेंट इनफ आर्ट से ही मेरा काम हो जाता है, तो उस डिटेल में मैंने कभी देखा नहीं था। आप लोगों के जांच पड़ताल से मुझे पता चला कि इतना कुछ इफेक्ट पड़ जा रहा है इंकिंग की वजह से कि ओरिजिनल पेंसिलर के जो क्रिएटेड एक्सप्रेशन है कैरेक्टर के फेस में वो तक छुप जाते हैं, विच इज ए बिग डील। तो अभी वो जो नागराज की जो इनकम्प्लीट कॉमिक्स है ना, जो आरसीएसजी और आरसीएमजी नहीं अर्ध सत्य शीलवान उसका एक पेज है जिसका मिलन ने बहुत डिटेल में बताया था कि देखो इसमें नागराज के फेस का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया है। हाँ वो देख के मुझे लगा कि हाँ दैट डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट। सो इन सम प्लेसेस ऑफ कोर्स हम क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं जगदीश का वर्क भी, लेकिन मुझे उससे पहले इतने डिटेल्स पता होने से पहले तक मुझे उसी का वर्क काम अभी लेटेस्ट में सबसे अच्छा लगता है भी अभी भी। आई डू लाइक हिज वर्क। जो हेमंत के पेंसिल्स पे उनकी इंकिंग है एंड ऑल दोस आई रियली डू लाइक। जगदीश जी ने जो अनुपम जी के आर्ट पे भी इंकिंग किया है ना शक्ति रूपा, तो वो भी आपने पढ़ी होगी। पढ़ी है उसमें लेकिन मुझे पार्ट 1 तक के इंकिंग ठीक लगती है। पार्ट 2 और 3 की मुझे इंकिंग उतनी अच्छी नहीं लगी। अब मैं नाम भूल गया किसने किया है, आप लोगों को इज बेटर याद होगा। जगदीश जी का ही तो इट वाज फाइन। सारे फ्रेम्स अच्छे नहीं है लेकिन 80% ऑफ द बुक इज गुड, ठीक ही है। तो इंकिंग में तो मुझे उनका काम पसंद है अभी नए में। और नए पेंसिलर आप पूछ रहे हो कौन अच्छा लगता है? पेंसिल नहीं, हाँ पेंसिल भी बता ही दो। पेंसिल तो पूछा नहीं उन्होंने, बट फिर भी बता दो आप। हेमंत को मैंने बताया, ही इज माय फेवरेट राइट नाउ। एडिटर अभी के एडिटर्स में से मैंने भी बता सकते हो। हमारे मनीष चंद्र गुप्ता सर वो तो ईरानी में है राइट। मतलब उनकी जो क्वांटिटी होगी ना, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे रैंकिंग होता है ना ट्रम्प कार्ड में एडिटर में ना, तो मनीष सर जिसके पास वो कार्ड होगा वो अपने आप जीत गया। मतलब तुम अपने बाकी कार्ड नहीं दो राइट, तुम लोग के आसपास तो मुझे लगता है संजय सर ही सबसे अच्छे एडिटर हैं कॉमिक्स के। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि अच्छा कंटेंट कैसे उठाया जाए एंड मुझे लगता है ही इज गुड एट दैट, क्योंकि मुझे लगता है ही इज गुड एट क्रिएटिंग। नहीं दादा, आप हम आपको क्या लगता है ये नहीं पूछ रहे, हम जो फैक्ट्स है वो पूछ रहे हैं। फैक्ट्स है राइट, आप साक्ष्य दो हमें। हाँ एविडेंस दो। और एडिटर मतलब इंडियन कॉमिक्स में और क्या कुछ नाम याद दिलाओ तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। मतलब और तो कौन नाम है? नहीं आपने सही बोला, संजय सर ही करते थे वो नाम, हम जाता था। एडिटर कौन है? संजय सर। अरे वहां पे तो बहुत लेयर्स है, मुख्य संपादक, प्रबंध संपादक, महामुख्य संपादक। मैंने पढ़ी नहीं है। मुझे लगा एक ही है चीज बर्गर के। नहीं बहुत सारे। आई थिंक मतलब एडिटर में अगर आप ना थोड़े सेंसिटिव एरिया में जा रहे हो अंशुल भाई। एडिटर अगर आप जाओगे ना वापस आ जाता हूँ। आई एम बैक।
तो एक रह गया आपका शब्दांकन वाला दादा, फिर उसके बाद शब्दांकन वाला, लेते हैं। शब्दांकन अभी मुझे ये अरे मंदार भाई करते ज्यादातर, मंदार हाँ? गंगेले भाई, मंदार वो अभी करते हैं बट और रविराज सर जो करता था ना वो दैट ओल्ड सुनील पांडे, सुनील पांडे जी, अच्छा। सुनील पांडे या क्लासिक कॉमिक्स में वो उस टाइम पे तो हैंड रिटन वाली थी, क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता था। मंदार गंगाले का काम भी अच्छा है ऑफ कोर्स, उनकी कुछ कहानियां मुझे बहुत पसंद है मोर देन दैट। अच्छा। तो क्या बैक टू यू आपके मिलन भाई। चेहरे का एक स्माइल ना बाबा दादा। आज मैं कुछ उल्टा सीधा बोलने वाला नहीं। आप बोल चुके हो, हम बता देंगे आपको। उसी स्टोरीज में उसी में आप जो बोले थे ना पहले, उसी के आप बोल देते, राइटर, पेंसिलर, एडिटर उसी कॉमिक्स के। पेंसिलर तो शानदार पेंसिलर है भाई, दीपजॉय सुब्बा। मतलब जितना मैं देख रहा हूँ भाई की वजह से उनका काम, आई एम गेटिंग मोर अमेज। मुझे पता ही नहीं था कि इस लेवल की डिटेल्ड आर्ट उन्होंने जो कवर्स बनाए हैं, और स्पेशली जो आपके लिए उन्होंने आर्ट बनाया वो तो बेहतरीन बनाया है। मतलब आई वुड लव टू सी कि वो और काम करे डेफिनेटली। और मुझे लगता है उनको बहुत जल्दी बाहर की कंपनीज जो कॉमिक्स की हैं उनमें काम मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हैं। उनका कोई भी काम उठा के देखो, इट लुक्स सो प्रिसाइज एंड क्रिस्प। तो उनको बहुत जल्दी मिलना चाहिए रिकॉग्निशन, और काफी काम मिलना चाहिए। ही इज ए ट्रू जीनियस। तो कहानी भी बहुत ओके सी थी। Let's not go there again. मिलन भाई बोलो, अब आपकी बात है, छोड़ो। तो एक क्वेश्चन, राइटर भी तो वो स्टोरी के लिए भी वाली कैटेगरी अपनी रह गई है। हाँ, राइटर तो नितिन मिश्रा और दिस हाँ, लास्ट राइटर आई थिंक नितिन मिश्रा, इसमें मतलब मेरे को कोई नितिन मिश्रा, यस ऑफ कोर्स। आई होप कि वो कम बैक करे और हमें उनका और काम देखने को मिले, क्योंकि मतलब आई थिंक ही हैज सच ए गुड वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। जो तरुण कुमार वाही सर की कहानी कहने की स्टाइल में थी ना, जो बात को मतलब सिन्हा सर जैसा नहीं, सिन्हा सर का स्टाइल मतलब वो दूसरे टाइप का है। बट जो तरुण कुमार वाही सर की जो हम बचपन में कॉमिक्स जो पढ़ते थे, वो पढ़ के जो मजा आता था ना, वो मजा मुझे नितिन मिश्रा की कहानियों से मिलता है, क्योंकि ही हैज दैट एक्सप्लोसिव राइटिंग, जो स्टाइल है उनका। फटाफट वो पेज आफ्टर पेज मूड चेंज कर सकते हैं कहानी का इन ए फ्यू लाइन्स। ही हैज दैट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल। तो आई होप कि उनका काम हमें और देखने मिले यार, आई रियली होप सो। और कुछ तुगल साहब, मिलन भाई के पास जाए इससे पहले आपको और कुछ सवाल है? भेज दो उनके पास। मिलन भाई ओके, तो राइटर जो मेरे फेवरेट हैं आज तक, वो है अनुपम जी। उनका मतलब स्टोरी और आर्ट ऐसा नहीं है कि मतलब वन मैन आर्मी है तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, बट आई लाइक ऑल हिज स्टोरीज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। वो आज अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेम ऑल दी स्टोरीज दैट आई हैव रेड ड्यूरिंग द 90s, वही मेरे लिए ज्वेल्स ऑफ राज कॉमिक्स है। और जो लेटरिंग और ये जो है सुनील पांडे, जो हमने दादाजी ने बोला भी है कि उनका जो पैटर्न ऑफ राइटिंग, क्योंकि मैनुअली लिखा जाता था उस टाइम पे, तो दैट वाज व्हाट आई फाइंड मोर इंटरेस्टिंग। और एक था जो इंकर, तो इंकिंग हमने बहुत सारे आर्टिस्टों को भी देखा है इंकिंग करते हुए, जैसे नरेश जी कर रहे हैं, विनोद जी इंकिंग कर रहे हैं, कहीं पे आदिल खान इंकिंग कर रहे हैं, कहीं मलसुनी जी इंकिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंकर का नाम हमने देखा है कॉमिक्स पे, पर ऑब्वियसली हम आर्टिस्ट का नाम देख के सोचते थे कि पूरा आर्ट उन्हीं का ही है।
तो ये मिश्रण आपको मिलेगा इसमें नागायन सीरीज में। अब इनिशियली आप देखोगे अनुपम जी आर्ट किए हैं, विनोद जी ने इंकिंग किया हुआ है। लास्ट के 20 पेजेस में आपको देखेंगे कि नरेश जी का आर्ट वर्क है, तो वो तालमेल नहीं बैठ पाता था। तो उस वजह से ना, मतलब दादा जैसे बोल रहे थे कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे लिए वो एक पॉइंट बन जाता है कि आई कैन नॉट रिलेट टू समथिंग जहां पे ये मेंटेन नहीं किया गया है। आर्ट का जो कंसिस्टेंसी था वो, मतलब एक आर्टिस्ट कर रहा है, दूसरा एंकर कर रहा है, फिर तीसरा आर्टिस्ट कर रहा है, तो दैट इज हाउ आई फील डिस्कनेक्ट। वही एक रीजन था। नागायन मैंने ठीक से पढ़ा तब भी नहीं था, आज भी नहीं पढ़ा हूं मैं, तो मेरे लिए वही है। और इंकिंग में इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट जो काम लगता था विनोद जी का ही काम अच्छा लगता था। एंड जस्ट बिकॉज उनका इंकिंग अनुपम जी के आर्ट को थोड़ा और ग्लोरीफाई करके दिखाता था। आप कोई भी आर्ट वर्क उठा लीजिए अनुपम जी का, जहां पे किसी दूसरे इंकर ने काम किया है, और एंड कंपेयर दैट विथ सेम अनुपम जी के आर्ट, और जहां विनोद जी ने इंकिंग किया है, यू विल फाइंड ए ड्रास्टिक चेंज। और कॉमिक्स में मुझे जुबानी याद है, अब बोना बामन ले लो, जो कमांडो फोर्स या कमांडो ऐसा कुछ ले लो, तो वो कंपेयर कर लो आप, जो उसके बाद जो कॉमिक्स आई थी, फरिश्ता हो और ये सब, अलादीन हो, तो वो कंपेयर कर लोगे आर्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि विच इज मोर रियलिस्टिक। तो आपने 4 जो कॉमिक्सों के नाम लिए ना, शायद ही कोई आजकल पढ़ता होगा। तो 90s में ही रुक गए ये मिलन भाई। बोना बामन, अलादीन। नहीं, ये जो कॉमिक्स है ये तो 2000 की बात की बात है। 2000 ये, बट वो इज डिफरेंट, राइट? लाइक कि आप हाँ, जनरल की स्टोरीज बात कर रहे हो। 20 साल हो गए, अभी 24 साल हो गए। तो वही था। मैं आई होप मैंने किसी को मिस नहीं किया है। नहीं, अब लेटरिंग का आपने बता दिया। पेंसिलर आज के जमाने का बताओ। पेंसिलर आज के टाइम पे, मतलब नोबडी इज माय फेवरेट, या मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को पूरा अच्छा बोल दूं, किसी को बुरा बोल दूं, नहीं, मतलब ये स्टोरी के हिसाब से जस्टिफाई हो रहा है आर्ट, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर मैं आर्ट को अगर प्रेफरेंस रखूं, तो प्रेफरेंस के हिसाब से मैं 90s को ही हमेशा रिविजिट करता हूं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आज की डेट में बताओ आप कि आज की डेट में कौन सा बढ़िया लगता है आपको 90s में? आज के डेट पे आर्ट, हाँ, हेमंत जी का ही आर्ट मुझे ठीक लगता है कंपेयर टू एनी अदर आर्टिस्ट। एडिटर तो वही मनीष जी हैं, तो उन्हीं का नाम देख के बड़े हुए हैं, तो वो नाम फेवरेट पब्लिशर तो पूछा ही नहीं मैंने। लेकिन अगर फेवरेट पब्लिशर पूछ ही रहे हो, तो हाँ, डायमंड इज द बेस्ट पब्लिशर। उनका मतलब जो कलेक्शन है ना, वो किसी के लाइब्रेरी में इतना नहीं होगा। चाहे वो आप हॉलीवुड के कैरेक्टर्स ले लो या फिर उनके देसी कैरेक्टर्स ले लो, सब था उनके पास, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट लाइब्रेरी। तो मिलन भाई, फिर और कुछ सवाल हैं या फिर हम लोग नहीं है, और कुछ थे, पर अगर नहीं, मतलब यहीं पे खत्म करना है तो वहीं पे खत्म कर ले। नहीं, आप क्विकली पूछ लो, 2-2 मिनट से बोल देंगे, आपका पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, सारी भड़ास निकल जाए एक दिन में। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, मतलब इसको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ये है कि दिस इज रिलेटेड टू कॉपी एंड इंस्पिरेशन। तो आप चाहे उसको कॉपी बोल सकते हो, चाहे आपके हिसाब से अगर वो इंस्पायर्ड है तो वो भी है। बट जस्ट योर टेक ऑन दिस कि तब 90s में जब हम कॉमिक्स पढ़ रहे थे, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू रेफर, राइट, जिसको हम कंपेयर कर सकें। तो ये बहुत बाद हमें पता चली कि अरे यार, ये विलन तो डीसी में भी एग्जिस्ट करता है, उस वहीं से कॉपी किया गया है, या ये कैरेक्टर उससे इंस्पायर्ड है। तो वो बात आपको कितनी, मतलब हर्ट की कि जो आप नॉस्टैल्जिया लेके बोल रहे हो कि 90s वाज द बेस्ट टाइम फॉर एनी कॉमिक रीडर या कॉमिक फैन, तो वो उस चीज को जैसे मालूम उसको हो गया कि डीसी मार्बल से चेपा गया है,
तो लाइक हाउ डिड इट मेड एन इम्पैक्ट ऑन यू, कि आपको फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, या फिर आप मतलब हर्ट हुए, या फिर आपका क्या टेक है इस पे? सो ऐसा हुआ मिलन भाई, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा वाला सीन है। और उसके बाद फिर कैसा है कि जिस चीज से आप प्यार करते हो ना, फिर वही है कि बुरा भी है बट अपना है टाइप का, राइट? तो आज की डेट में भी अगर हम आरसी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने कि किया उन्होंने जो किया, और हमारे बचपन में जो हमने पढ़ लिया, जो मेमोरीज बन गई वो बन गई। आज की डेट में ठीक है, निकल जाती है, 10 चीजें निकल जाती है, बट क्या चेंज हो जाएगा उससे? मतलब पास्ट में जाके तो आप वो मोमेंट खराब नहीं होगा। हाँ, दुख होता है कि भाई ये तो चीटिंग है एक तरीके से, बट पर ऐसा इंसिडेंट कुछ याद आ रहा है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टर थी या था, और उसका ओरिजिन स्टोरी आपको पहले से पता नहीं थी, अब जब पता चल गया है कि there is a character that exists in some other publishing house, तो वो आपको... मेरे को तो कैरेक्टर उठाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्वल डीसी भी हमेशा ही करते रहते हैं, लाइक एक सेम सुपर हीरो पावर वाला उठा लेते उधर। मेरे को प्रॉब्लम है कि सेम की सेम बुक उठा के आप छाप दो, क्योंकि कैरेक्टर इट्स लाइक आपने सेम पावर लेके उसको दूसरी एनवायरनमेंट में सेट करके एक स्टोरी लिखी, उसमें कुछ तो मेहनत लगी। अब आपने पूरी बुक ही उठा दी, अगर उसको जस्ट सा कॉन्टेक्स्ट चेंज करके इंडियन उसमें डाल दिया तो वो थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर आप देखो नेमर एक्वामैन हो जाए, या फिर डेड शॉट हो जाए, या फिर डेडपूल हो जाए, मतलब वेस्ट में भी चलता रहता है वो, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता है। तो वो दैट इज फाइन, मैन थिंग हो गया। कैरेक्टर्स हैं मार्वल डीसी के, आप पूरे रिलेट कर दोगे कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन कैरेक्टर्स को लेके कैसी स्टोरीज बुनते हो, क्या आपकी स्टोरीज उन स्टोरीज से डिफरेंट है। जैसे ध्रुव को भी अगर आप बोलो कि बैटमैन का कॉपी है, या फिर इसका नाइटविंग का कॉपी है, बट वो नहीं है कॉपी, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, वो अलग लोगों से इंटरेक्ट करता है। बट प्रॉब्लम वहां पे आ गई मुझे, जहां पे उसकी कुछ बुक्स एग्जैक्टली 4-5 पेज या फिर 4-5 पैनल कुछ बैटमैन की स्टोरी से मिल जाएंगे, या फिर नागराज के कुछ पैनल्स या फिर कुछ स्टोरी आइडियाज उधर से मिल जाएंगे। वहां पे थोड़ा दुख होता है, बट बाकी सब ठीक है। मतलब मुझे ऐसा स्पेसिफिक याद नहीं है अब तो, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आ गया है इंटरनेट पे कि आप भूल जाते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो उन चीजों से, आपको याद ही नहीं कि आपने बोल रहे हो कि इतना फर्क नहीं पड़ा है, लाइक यू स्टिल हैव मेमोरीज इंटैक्ट। क्या बोलते हैं वो, चला गया दुख, मतलब बोला ना, टूट गया दिल, बट वो है जिंदा है तो अभी ठीक है, जी रहे हैं लाइक। ठीक है। सो विश्वजीत दा, हाँ, सो देखो ये चीज तो है कि जो चीजें हम लोग उस वक्त पता नहीं थी कि कैरेक्टर्स को, मतलब कुछ कैरेक्टर्स नहीं, मतलब कैरेक्टर्स प्लॉट्स या कैरेक्टर डिजाइन्स जो कॉपीड हैं, यू नो, ये चीज हमें तो पता नहीं थी। जब पता चलना से कोई मायने रखता था डीपली, उस वक्त तो पता थी नहीं। अभी जब पता चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा बहुत उस वक्त भी पता चलने हमको लग गया कि इंस्पेक्टर स्टील ये तो रोबोकॉप जैसा है, ये चीजें, ये यू नो, ये इतना आइडिया तो लग ही जाता था। जो बड़े कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत सबको पता चलने लग गया था लेट 90s के बाद से। लेकिन एग्जैक्ट कुछ चीजें बाद में पता चली हम सबको कि ये फ्रेम एग्जैक्ट ऐसा है, ये कवर एग्जैक्ट ऐसा है, इसमें सिर्फ इतना चेंज है। ये वो डेफिनेटली, मतलब यहाँ वेस्ट में उसको स्वाइप्स बोलते हैं अगर आप देखोगे, और वो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी यहाँ करते थे। इनफैक्ट फेसबुक में एक कम्युनिटी है जो फेमस कैरेक्टर स्वाइप्स के बारे में उसमें डिस्कस होता है, और सब बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें कई लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, एंड दे राइट ही डिड इट बेटर देन द ओरिजिनल। इस तरह के कई उस पेज पे आपको मिल जाएंगे कि दिस इज जैक किर्बी ओरिजिनल, लेकिन इसको बाद में जॉर्ज पेरेज ने इसका एक बनाया ऐसा जो कि उससे भी बेहतर था। इवन दादा उसमें मूवीज के भी दिखाते हो कि मूवीज में था और उन्होंने कॉमिक्स में उठा लिया उसको। हाँ, तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जहां पे वो लोग डिस्कस करते हैं कॉमिक्स पैनल स्वाइप्स, कवर स्वाइप्स,
यू नो ऑल दोस थिंग्स। तो वो तो ठीक है, एक डिजाइन का एक समथिंग उस डिजाइन का अपने यू नो डिजाइन बोल रहा हूँ, एक फ्रेम के सिमिलर डिजाइन में आपने एक फ्रेम ड्रॉ कर लिया अपने कॉमिक्स में टू टेल द स्टोरी। तो वो फ्रेमिंग, वो कैमरा एंगल ऑफ दैट फ्रेम हो सकता है किसी ओरिजिनल आर्टिस्ट ने उसे इजाद किया हो, लेकिन उसको तो बेटर कर सकता है कोई और आर्टिस्ट। तो ये कोई कॉपी नहीं है, ठीक है, ये तो मैं खुद देखना चाहता हूँ। जो फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा है किसी कॉमिक्स में, मैं उसको बार बार देखना चाहूंगा दूसरे आर्टिस्ट कैसे बना रहे हो फ्रेम उस एंगल से। मनु जी के फेमस जो डोगा के स्टांसेस हैं, एक्शन स्टांसेस, जो एक्शन सीन्स के स्टांसेस हैं मनु जी के, उसके हम इतने फैन हैं, हमको इतना पसंद है वो एक्शन स्टांसेस। बाद में मैंने देखा हमारे एक लोकल आर्टिस्ट है, फैबुलस आर्टिस्ट है, शुभ्रो चक्रवर्ती, उन्होंने घोनादा नाम के बंगाली कॉमिक्स ड्रॉ किए, उसमें कुछ एक्शन सीन्स हैं। अब देखोगे मनु जी की कॉमिक्स की जो एक्शन सीन्स जैसे बिल्कुल वैसे एक्शन सीन के स्टांस है, तो उन्होंने कॉपी नहीं किया, वो खुद भी टैलेंटेड आर्टिस्ट, उन्होंने बनाया। पर देख के अच्छा लगता है कि अरे वाह, इन्होंने देखो इसी क्वालिटी का वर्क बनाया है। देन द आर्ट ऑफ रस मैनिंग, जो टार्जन की कॉमिक्स ड्रॉ करते थे यू नो न्यूज़पेपर में, एंड कुछ और भी उनके थे, उन्होंने स्टार वॉर्स के न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स ड्रॉ किए हैं। एक और उनका कैरेक्टर था, इट्स अ वेरी फेमस रोबोट टाइप का कैरेक्टर था वो, ठीक है, नाम हमेशा मैं भूल जाता हूँ, उसकी भी बुक है मेरे पास, वन सेक, इसका नाम है या मैग्नस रोबोट फाइटर। तो आप देखो कि उनका जो आर्ट स्टाइल है, जो क्लीन लाइन वर्क है, उससे कहीं मिलता जुलता मुझे लगता है प्रदीप साठे सर का आर्ट है। मैंने कई बार पेजेस कंपेयर किया, तो साठे सर ने क्या उनको कॉपी किया? ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने स्टाइल में बनाया तो वो सब तो ठीक है, दैट आई डोंट केयर। लेकिन कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि यू नो ये कैरेक्टर है और बिल्कुल इसका हुबहू एक कैरेक्टर बना लिया है, या ये कहानी का प्लॉट था जिसको उठा के यूज कर लिया है इस प्लॉट में। अब इसके भी कई यू नो मैं बहाने नहीं कहूंगा, लेकिन इसके भी कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी जो वेस्टर्न सेटअप में कही गई है टू डिस्क्राइब, और जो हमारे इंडियन बच्चों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती 90s में, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं था, उसकी रीच ही नहीं थी, और उसको देखने का कोई जरिया ही नहीं था। तो अगर किसी राइटर ने सिमिलर प्लॉट आइडिया लेके उस वक्त के बच्चों में, आज इतना पॉलिटिकल करेक्टनेस का जमाना है कि वो बहुत बुरा कहा जाए, क्योंकि इमीडिएटली पता चल जाएगा लोगों को इंटरनेट पे, अरे देखो ये इसकी कॉपी है। तो उस वक्त हम लोगों ने ऐसे बहुत सी कॉमिक्स में कहानियां पढ़ी हैं जिनके प्लॉट मिलते जुलते होंगे मार्वल एंड डीसी से, राइट? और द ओनली रीजन हम वो कहानी पढ़ पाए क्योंकि वो राइटर ने दे टूक एंड डिसाइडेड टू क्रिएट इट इन द इंडियन फॉर्म। तो हम तक वो प्लॉट पहुंचा, हम तक वो कहानी पहुंची, उसने हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया, तो हम कॉमिक के फैन बने। तब जाके हम वो आज ओरिजिनल पढ़ रहे हैं जो हम शायद पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमको वो इंटरेस्टिंग चीज कभी देखती नहीं उस वक्त। तो ये भी है कि मतलब क्रिएटिव फील्ड में चीजें मिलते जुलती, चाहकर या ना चाहकर भी एक्सचेंज हो ही जाएगी। बट दादा आप क्वेश्चन क्या आंसर दे रहे हो? आपको याद है कौन सा क्वेश्चन है? क्योंकि मैं भूल गया हूँ आपका आंसर सुनते सुनते। कॉपी का था, बट दादा ने जो बोला, कॉपी का ही था, लाइक कौन से कैरेक्टर्स आपके जो 90s के टॉपिक, राइट? हाँ, तो दादा इसमें मैं ये बोल रहा था कि जो आपने लास्ट पॉइंट बोला ना, वो आई एग्री टू दैट, बट देन इट इज लाइक वो इस उद्देश्य से नहीं की गई, वो इंटेंशन इतना प्योर नहीं था जो आपने बताया ना कि 90s में उधर से लेके बच्चों को कहानियां देनी है हमने ताकि उनके दिमाग में वो हो गया तो अच्छी बात है, बट
पब्लिशर ने वो किया पैसा कमाने के लिए, डेडलाइंस होती थी, जल्दी कॉमिक्स निकालनी है, तो वो उन्होंने इट्स लाइक रॉबिन हुड को हीरो बना दिया है। अगर वो इंटेंशन उसका क्योंकि अमीरों से गरीबों में देना है, बट अगर वैसे ही काम कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है देन वहां पे क्रेडिट नहीं दे सकते। हाँ ये हो गया जो आप बोल रहे हो, बट ठीक है। देखो वही बात है कि ऑफ कोर्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल दोस थिंग्स से उन लोगों ने किया होगा उस वक्त, लेकिन जो भी उसका मतलब नतीजा है वी लाइक इट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे। मतलब उससे किसी का बहुत मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है। तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐसा था नहीं विश्वजीत जो मतलब उसकी ओरिजिन या ओरिजिनल जहां से इंस्पायर्ड है या जो भी कॉपी है उसको पता चलने के बाद लाइक इट डिडंट मैटर दैट बुक रखी हुई है रॉजर स्टर्न की स्पाइडरमैन, जिसमें एक टॉय मेकर टाइप का एक कैरेक्टर है जो काफी मिलता जुलता है उसका प्लॉट बोना वामन के पहले कॉमिक्स खूनी खिलौने के साथ। ऐसे बहुत है, मतलब मैंने और भी कई जगह देखा जिसमें मैंने कहा कि इंस्पेक्टर स्टील का पूरा काफी कॉन्सेप्ट ही पूरा ही रोबोकॉप से मिलता जुलता है। ऐसे तो बहुत है, मतलब आप ढूंढने जाओगे तो हजारों मिल जाएंगे, राइट। लेकिन वही बात है कि एथिकली वो सही नहीं रहा होगा, लेकिन अब इतना वक्त निकल गया है और ये चीज इतनी जगहों पे हुई है कि अब इससे कोई फर्क अभी इतना मैटर नहीं करती। ओके, जस्ट अनदर जोक ऑन द इंटरनेट, दैट्स ऑल इट इज। प्लस और अब आज की बात करें तो आज अगर ये कोई करता है तो फिर उसको बख्शते नहीं है लोग। आज तो वो तो कॉपीराइट लॉज बहुत आ गए हैं, वो नहीं इवन कॉपीराइट लॉज नहीं तो बट ऑडियंस इतनी अवेयर हो गई है कि वो जैसे फॉर एन इंस्टेंस जो RCSG ने एक ट्रैप का कवर निकाला था आर्ट जेम के ऊपर, तो उनको होमाज लिखना पड़ा ना, ऑडियंस ने तुरंत बवाल मचा दिया। अब उनका पहले से प्लान था नहीं था, बट लोगों ने बवाल मचाया तो वो प्रॉपर नाम दिया गया। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कवर था और हम देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं चाहिए वैसी चीजें। सिर्फ होमाज नहीं दिया, ऊपर का कवर भी चेंज कर दिया, राइट। ट्रैप का जो ओरिजिनल अभी एक सिर्फ ट्रैप लिखा हुआ है, उसके अंदर वाले पेज में वो ओरिजिनल कवर ही रहना चाहिए था। तो मिलन भाई आई थिंक प्रसन्नजीत वैसा कुछ किस्सा याद आ रहा है जहाँ पे कैरेक्टर्स? देखो मिलन भाई मेरी की PhD है, ठीक है। तो हम जब थीसिस लिखते हैं हमारा मैक्सिमम रिसर्च ना डेरिवेटिव होता है। मैं जब शुरुआत में गया था ना रिसर्च करने, मेरी फट गई, ठीक है, मैं भाग गया था। मेरे एडवाइजर ने मुझे बुलाया कि भाई तू ना कोई क्रांति नहीं लाने वाला है, तू एक लाइन ऐड करने वाला है, बट वो एक लाइन ऐड करने के लिए ना तुझे सारा काम समझना होगा और वो तू पूरी बिब्लियोग्राफी में लिखेगा जो तेरी रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। स्टोरी के लिए चलो तुम रेफरेंस भी बोल दो, आर्ट के लिए मुझे नहीं मालूम, कॉपीराइट है कि तुम रेफरेंस कैसे दो। कट्स ही थोड़ा ना लिखोगे कि मतलब कोई लिख रहा है कोई कॉमिक्स तो वो थोड़ा ना कट्स ही दिस पर्टिकुलर थिंग। और इंडिया में हमेशा ना एथिक्स और ग्रे जोन, राइट। वी डोंट नो व्हाट वाज द एथिक्स एट दैट टाइम एंड हाउ इट हैज बिकम नाउ, राइट। अब मैं जो ले लो, राइट, तुम स्टीव जॉब्स करते हो, एप्पल करते हो, मुझे ना इनोवेशन वर्ड से ही चिढ़ मचती है। व्हाट इज दिस वर्ड इनोवेशन? या इन्वेंशन होता है या डिस्कवरी होता है, ठीक है। तो जो विनर होता है ना वो अपना एक नया वर्ड बना लेता है, राइट। और जो जिसके पास पावर नहीं है उसके लिए तुम उसको डिरोगेट करते रहते हो। मुझे मतलब दादा ने जो बात की वो उन्होंने पैनल भी शेयर करे, राइट। आई वाज अमेज्ड टू सी सम ऑफ दोस थिंग्स, बट ना मेरा रेस्पेक्ट कम हुआ ना मेरा जॉय कम हुआ, राइट। विद दोस लिमिट was produced to me, it gave me immense pleasure, it still gives me pleasure, right। and being on a place जहाँ की मुझे रेफरेंस क्या होता है, क्रेडिट देना क्या होता है और ये सारी चीजें, ठीक है। आई डोंट नो अगर उस बिजनेस में वो उस समय चल रहा था, उस पे उन्होंने वो कर लिया, राइट। who am I to come back and argue about that, right। कि मैं आई थिंक यार मैं पीरियड एक्यूरेट भी हो सकते हैं ना, लॉस भी तो हर जगह तो वो नहीं है। एक लॉ आया वो मे बी कब है कब नहीं इस तरीके से, राइट। तो मुझे मेरे ऊपर डिफरेंस होता है जीत भाई। नहीं अब वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो अब इंडिया में हर जगह पे ग्रे तो रहता ही है, ठीक है। मतलब अगर जो वर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब आपको एक चीज दे दी बायलॉज और उसमें आप लूप होल्स निकाल लोगे। मतलब वी वर ऑलवेज स्मार्ट ऑन डूइंग दोज लूप होल्स, राइट। हम यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट तो करने के लिए बैठे नहीं है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो सही था या गलत था, ठीक है। या फिर मैं जब अभी भी देखता हूँ ना, मेरे को उतना फर्क, मतलब मैंने देखा है कि मैं जब एक्शन फिगर बना रहा हूँ ना तो मैं वो
मार्वल का मेरे कौन सी फिगर से मेरा कौन सा आरसी कैरेक्टर ना, मेरे माइंड में पहले वही चलता है। मुझे वो फिगर मार्वल का पता नहीं है, बट मुझे उसकी बेस बॉडी देख के दिख रहा है कि मैं इसका ये आरसी फिगर बना सकता हूँ, ठीक है। सो आई वो मतलब मे बी मेरा बायस इस तरीके से कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार सही है, मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। बट हम ना उसको उस पायदान से देख रहे हैं कि ही इज एट, मतलब पीपल आर एट दैट लेवल, राइट। आर्टिस्ट, इट हैज टू बी प्योर, that purity that we are expecting, right? Because of that probably we are crucifying little bit more than what probably we need to do. तो मतलब नहीं, क्रूसीफाई तो नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से हम लोग, एक्चुअली अभी तक बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब वही है कि वी हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि ऐसा हुआ था, और इट जस्ट दैट कि कुछ लोगों को ज्यादा दुख हुआ होगा, कुछ लोगों को कम दुख हुआ होगा, कुछ लोगों को मुझे फर्क दुख ही नहीं नहीं पड़ता लगता, मुझे लगता है कि वो लाइमलाइट के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। कि क्या होता है ना कि कई बार चीजें करके ना आप विजिबिलिटी ले लेते हो, मतलब वो जो ये करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको कॉमिक्स से कोई ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है, उनको 5 मिनट का फेम मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई दे प्रॉब्ली आर नहीं मेकिंग नहीं, दिस आई अप। थिंक वो इमोशनल फैक्टर रहता है अजीत भाई, मतलब आप बोल लो आप फ्री टू नहीं, गिव योर मैं ओपिनियन, नहीं, मैं मतलब आपको जैसा लग रहा है, मुझे जैसा लग रहा है, राइट, कि ऑन द सेम फ्रंट, राइट, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लाना है शो ऑफ करना है, इट्स ऑल करेक्ट, ठीक है। आएंगे गूगल भाई। वो म्यूटेड है, म्यूट पे हो। जीत भाई की बात ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देता हूँ, ये काली काली आंखें अनु मलिक ने चुराया था। जो भी ओरिजिनल सॉन्ग था, मुझे ओरिजिनल सॉन्ग से ज्यादा मजा ये काली काली आंखें देता है, तो मैं वही सुनूंगा भाई। मतलब उस जमाने में ना कोई, मतलब उस जमाने में कोई ऐसा मीडियम नहीं था जो मेरे को बता सकता कि ये चुराया हुआ है, ये कॉपी किया गया है। एंड आई एंजॉय कि उन्होंने स्टोरीज का इंडियनाइजेशन किया, या हमारे हिसाब से स्टोरीज को ढाला, राइट। हमें स्टोरीज पसंद है। आज भी क्या होता है, वेब सीरीज आती है तो आज बिकॉज एवरीबडी नोज, तो वो बोलते हैं कि या वी वर इंस्पायर्ड बाय दिस सीरीज, या हमने इसका ऑफिशियल रीमेक है, राइट। उस समय नहीं थे तो नहीं किया उन्होंने, राइट। एंड ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो आज की डेट में, मतलब एवरी पावर हैज बीन अडेप्टेड टू मेक अ सुपर हीरो। तो आज के डेट में अगर कोई 10 साल बाद नया सुपर हीरो बनाएगा, आंख बंद करके कह सकते हो कि ये इससे इंस्पायर्ड है, या इसकी ये तो इसकी तरह है, राइट। तो मतलब आई थिंक आपने थोड़ा मिक्स कर दिया। इंस्पिरेशन तो बिल्कुल ठीक है। मिलन भाई का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी के ऊपर था। मेरे को कॉपी से फर्क नहीं था, क्योंकि वो कॉपी उस समय इंडियनाइज की गई थी। मेरे को वो इंडियनाइज वर्जन पढ़ने में उस समय मजा आया। अगर उस समय में ये उस समय के डीसी या मार्वल के कैरेक्टर्स पढ़ता, शायद मेरे को वो मजा नहीं आता। आई एम जस्ट एंजॉयिंग हियर, क्योंकि मेरे को बेटर इंग्लिश मालूम है, यहाँ का बेटर कल्चर मालूम है, तो मैं उसे अप्रिशिएट कर पाऊँ। लेकिन उस जमाने में आई वुडंट हैव डन दैट, सिंपल बात। हाँ, तो वो आई थिंक एवरीबॉडी अग्रीड कि उस टाइम पे तो मजा आया। बात वही हो रही कि जब पता लगा तो क्या रिएक्शन था। मेरे को बुरा भी नहीं लगा। उन्होंने उसको चेंज किया, उन्होंने बिल्कुल फ्रेम पे फ्रेम भी किया, तो सही है। मैं तो भाई अनु मलिक को भी चोरी बोलता हूँ, और बहुत लोग बोलते चोर उसको, भले इसका एंजॉय करते गाना। मैंने तो सारी साउथ इंडियन मूवी सेट मैक्स पे और जी सिनेमा पे देखी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अजीत भाई, आपका करो कंप्लीट आपका। नहीं यार, बात तो मेरा यही है कि मेरे को तो उसमें मजा आया था, राइट। और मुझे ना अभी तक, मतलब अब कॉपी आर्ट के आप उस पे कर सकते हो, स्टोरी पे तो यार मतलब मुझे तो पूरे इंडियन स्टोरी ही मिली है, जिस तरीके से उन्होंने इंडियनाइज करा है सारी चीजें करके। मुझे मतलब देयर इज अ होल सेक्ट जो कि मतलब कंप्लीटली कॉपी है, उस पे तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। जो मुझे याद नहीं, उसमें मैं डिफेंड क्या करूँ। जो मुझे याद है मेरे लिए वो काइंड ऑफ प्योर ही है, राइट। क्या, और अगर वो कॉपी भी की है तो मेरे लिए तो एक एंटरटेनमेंट मीडियम था। मैं कौन सा साहित्य लेके बैठा था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये इट हैज टू बी द एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट। मेरे को एंटरटेनमेंट मिला, चाहे कॉपी से मिला है कहीं से मिला, इट वाज एंटरटेनिंग, इट स्टिल इज एंटरटेनिंग। तो मिलन भाई, तो मेरी बारी है। मतलब उस वक्त मतलब अभी भी स्टिल एंटरटेनिंग वाली कॉमिक्स ऐसी कम ही बची है 90s से, जो अभी भी एंटरटेन करती है मुझे। मैं शायद उसको नॉस्टैल्जिया के लिए ही फिर से पलट के देखता हूँ। तो कॉपीड मटेरियल्स, मतलब मैं भी ये मानता हूँ कि उस वक्त जो उन्होंने किया शायद जस्टिफाइड कर सकते हैं उसको, लेकिन आज की डेट में मुझे वो उतनी एंटरटेनिंग नहीं लगती है लुकिंग बैक एट देम। बट ठीक है, दे एग्जिस्ट इन देयर ओन टाइम, दे वर देयर। उस वक्त मुझे
मजा आया था उन्हें देख के, तो मैं अभी उनके पन्ने पलटा के देख के अपने उस अच्छे वक्त को याद कर सकता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ। पर मैं अगर उसे इंटरटेन होने के लिए फिर से पढ़ने जाऊं तो मुझे वो क्रिंज लगने लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि आई हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट टाइम। मुझे वो हैप्पीनेस दे ही नहीं सकती वो चीजें, तो वो तो है। आई चाह के भी मैं उससे इंटरटेन नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की 2020 के पुरानी कॉमिक्स पढ़ के एंड ऑल दोस, एंड यू नो हमने भी मंगाया, लेकिन they can't give the same kind of fun anymore. So एक दोस्त ने एक लाइन बोली थी दा कि विश्वजीत दा कि स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक बेस्ट एग्जांपल ये है हमारी जो कॉमिक्स, इंडियन कॉमिक्स के प्रति प्यार है। तो ठीक है, वही या बैक टू मिलन वो भाई। भी कहा था, और आरसी की सीरीज शॉर्डिंजर्स कैट। राइट। तो हाँ, मेरा ऐसा है कि सारे कैरेक्टर्स मुझे पसंद थे। हर कैरेक्टर को मैं खरीद नहीं पा रहा था उस टाइम पे, तो 4-5 कैरेक्टर ही मैं खरीद रहा था। पर जब बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि जो कैरेक्टर्स एग्जैक्टली कॉपीड किए गए हैं, जैसे कि विध्वंस, मनोज कॉमिक्स का विध्वंस, और एंथनी, और इंस्पेक्टर स्टील, और फाइटर टोड्स, तो ये चारों के जैसे ओरिजिनल सोर्स मुझे जब मिल गए तो आई प्रिफर्ड वॉचिंग द ओरिजिनल्स रादर देन रीडिंग दिस बुक्स। और ये आज मैं रियलाइज कर पा रहा हूं कि अगर वो कॉपी नहीं होती तो शायद मैं ओरिजिनल के बारे में जान भी नहीं पाता। तो मुझे वो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे थे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, मे बी मैंने उसको कहीं पे सर्च किया होगा या किसी से पूछा होगा, एंड देन आई केम टू नो दैट द ओरिजिनल्स दे एग्जिस्ट फ्रॉम ए डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस, और जिनपे की मूवीज हैं, जिनपे एनिमेटेड सीरीज हैं, तो ये बाद में बहुत देर से पता चली। और दुख नहीं हुआ, पर एक तरह से मेरे लिए एक आई ओपनर थी, जो कि जब भी कोई नए कैरेक्टर मैं पढ़ने लगा या नया कैरेक्टर मेरे पास आया, तो आई एंश्योर दैट आई शुड फर्स्ट फाइंड आउट इट्स हिस्ट्री बिफोर रीडिंग इट। तो थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर लेता हूँ किसी भी बुक का खरीदने से पहले। कुछ होते हैं कि ऑन द फ्लो आप दुकान पे जाके उठा लेते हो, आर्ट अच्छा लगता है, ऐसा है, बट आई एंश्योर दैट व्हेन आई डू माय रिसर्च बेस्ड ऑन आर्टिस्ट, बेस्ड ऑन स्टोरी या बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कि वो कुछ चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, बट आई समहाउ लाइक, ये थोड़ा मेरा फोबिया बोल सकते हो कि जो बाद में मुझे पता चलने पे शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट लगे या दुख हो, तो मैं उसी मोमेंट पे उसको रिसर्च कर लेता हूँ गूगल में कि हीरो सिमिलर काइंड में गूगल कर लेता हूँ, कुछ भी आता है देन इट्स फाइन। पर हाँ, ये था कि जब एंथनी, फाइटर टोड्स, विध्वंस और इनसे ओरिजिनल्स जब मुझे पता चल गई थी तो थोड़ा दुख तो हुआ था। इस वजह से नहीं कि मैं कॉपीड चीजें पढ़ रहा हूँ, इस वजह से कि क्योंकि ओरिजिनल कैरेक्टर्स जहाँ पे थे, व्हाट वाज द नीड फॉर पब्लिशिंग हाउस टू गो फॉर कॉपीड कैरेक्टर्स। तो तब शायद समझ नहीं आया होगा, पर बचपना था यार, बोल सकते हो, इनोसेंट माइंड कुड हैव थॉट एनीथिंग एल्स। वो आज समझ में आ रहा है, जैसे अमित ने कहा कि मे बी बिकॉज ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर कैरेक्टर्स बट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो कुछ भी रीजन हो सकता था। तो इसमें यही था मिलन भाई, इसमें एक मस्त एग्जांपल है। 90s की मूवी में एक गुंडा आता है पुलिस वाला बन के गाँव में, और वो अच्छे काम करता है। उसके बाद जब गांव वालों को पता लगता है अरे ये तो पुलिस वाला नहीं है, ये तो एक कैदी था, बट फिर भी गांव वालों को दुख होता है, उसको भगाते हैं। रियलाइज होता है अरे ये तो हमारा सेवियर था, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कहाँ पहुंचा दिया आपने, मतलब ग्रेट गुंडा ही बना दिया सीधा। भाई देखो, शॉर्ट मजा आया, मजा आना चाहिए था, जैसे भी आया। बिल्कुल, वैसे भी अपने ड्रग डीलर को कोई गाली नहीं देता है भाई। हमने भी तो चोरी की, हमने भी तो पायरेटेड सीरीज लाके सॉफ्टवेयर डाले, हमने पायरेटेड मूवीज देखी, हमने भी तो किया। कौन ये आप कनाडा आप बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो साहब बच के। तो हाँ मिलन भाई, बैक टू यू, सॉरी।
तो बस टॉपिक खत्म हो गए, मेरे पास और कुछ नहीं है जो कवर करना था ये- ओवरऑल। तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक और स्पाइसी चीजें डिस्कस करनी हो किसी दूसरे पॉडकास्ट में करते हैं, आप पॉइंट्स बटोर के लाओ, हम डिस्कस करेंगे उस पे। और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ तक उन्होंने देख लिया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने व्यूज और कमेंट्स बताएं, हमें फीडबैक दें। ये टॉपिक तो हम सोच के लाए थे कि डिस्कस करें और सारे पहलुओं पे थोड़े डिस्कस करें। ऐसे ही कुछ और पहलुआं हैं जो हमसे स्किप हो गई या मिस हो गई या फिर हम अवेयर नहीं है उस बारे में, तो उसके बारे में लिख के बताएं, उस पे भी हम पॉडकास्ट जरूर करेंगे। एंड मेरे को दुग्गल साहब को और जीत भाई को बिल्कुल जज ना करें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी आर्ट के मामले में एक्सपर्ट नहीं है। तो जो भी आपको नेगेटिव कमेंट करने हैं विवेक भाई और मिलन भाई के ऊपर करें। और दादा तो लास्ट में आए हैं, तो दादा को भी, अगर दादा ने तो वैसे कुछ बोला नहीं है इतना खास। दादा पे तो आप कमेंट देर ही नहीं करो। हाँ, मतलब तो- राइट, लेकिन मैं जीत भाई और अमित भाई ने एक कॉमन कॉमिक्स प्रेमी का प्रतिनिधित्व किया है, एक्सपर्ट्स तो बाकी लोग हैं। यस, तो इनको जम के धोइए आप और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ। तो आई थिंक यहीं पर विदा लेते हैं मिलन भाई सबसे, और मिलते हैं थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में। फॉर एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। तो बाय। बाय।